अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोगर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए। मुल्तान में टेस्ट मैच शुरू हो चुका है। 3 टेस्ट मैच की ये सीरीज़ है। इंग्लैंड और पाकिस्तान माबैन है। पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा है। टॉस पाकिस्तान ने जीता था। पहले बैटिंग का फैसला पिच को देखकर किया गया। एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ टीम उतर रही है मैदान में। और जो प्रेजेंट सिचुएशन रही आज के दिन की, अगर हम बात करें सुबह से अब तक की, शान मसूद की बड़ी ब्रिलियंट इनिंग। शान मसूद ने बहुत आला, तकरीबन 100 के स्ट्राइक रेट, अगर मैं कहूँ 91-92 के करीब शानदार स्ट्राइक रेट के साथ स्कोर किया और अपनी सेंचुरी भी मुकम्मल की और फिर उसके बाद आगे भी बढ़े। अब्दुल्ला शफीक थोड़ा सा लेट खेल रहे हैं 58-59 के स्ट्राइक रेट से, लेकिन बहरहाल स्कोर जब आदमी करता है तो मामला बेहतर होते हैं। इससे पहले कि मैं ज़रा इस पर बात करूं कि हमने क्या ज़बरदस्त स्कोर किया, दिन का जो इख्तिताम करेंगे वो कितने स्कोर पे कर लेंगे और फिर उसके बाद हम क्या अगले दिन का आगाज़ करेंगे। अच्छी चीज़ ये रही कि 50 से 52 ओवर के दरमियान पाकिस्तान ने 233 के करीब स्कोर बनाए और 50 ओवरों में ये स्कोर बहुत अच्छा स्कोर है। स्ट्राइक रेट भी बड़ा अच्छा रहा। ओवरऑल अगर मैं गेम की बात करूं तो अच्छी गेम खेली पाकिस्तान ने। और अगर आप दिन का इख्तिताम 300-350 पर करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप तेज़ खेले, अच्छा खेले और विकेट भी लूज़ नहीं की। लेकिन उसकी वजह ये रही कि शायद उनके टॉप टीयर के जो बॉलर्स हैं उस तरह से वो अवेलेबल नहीं थे, पर उसके बावजूद ये बात दुरुस्त है कि इंग्लैंड की टीम है और ये सारे बॉलर्स ऑन एंड ऑफ खेल रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर। तो बॉलिंग भी ठीक थी, इंग्लैंड को बॉलिंग में भी कोई मसला नहीं था। हाँ, वो टॉप टीयर की हम बात ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने बैटिंग अच्छी की और जमकर खेले पिच के ऊपर। फिर लड़कियों की जो वर्ल्ड कप हो रहा है, हमारी लड़कियां बड़ा अच्छा खेली पहला मैच और फिर दूसरा मैच वो हमेशा की तरह मुझे लगा कि एकतरफा खेली। अभी तक कोई इतलात नहीं है कि आलिया रियाज ने ओवर क्यों नहीं किया। हमारी मुस्तनद प्लेयर हैं, शानदार ऑलराउंडर हैं और उनका ओवर ऐसे मौके पर जब डायना बेग इंजर्ड थी और डायना बेग खेली नहीं तो आलिया रियाज का ओवर बड़ा ज़रूरी था। ये भी नहीं बताया गया कि आलिया ने ओवर क्यों नहीं किया। अभी तक खामोशी है, इंजर्ड थी, क्या हुआ, वो गेम में भी नज़र आई, बैटिंग भी उन्होंने की लेकिन ओवर नहीं किया। फिर 100, 105, 106 की हम टीम रह गए हैं, 130 से ऊपर जाते नहीं है। 180 हमने पूरी ज़िंदगी में फीमेल वुमेन क्रिकेट में कर लिया, वो भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। लेकिन आप देखें कि पहला मैच भी बहुत लो स्कोरिंग था। बॉलिंग बहुत अच्छी है पाकिस्तान की, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंडिया के भी आप 4 आउट कर देते हैं 105 पे, बॉलिंग अच्छी है। हमें मसला बैटिंग का है। फातिमा सना अच्छा खेलती हैं, शानदार खेलती हैं, मुझे लगता है उन्हें थोड़ा ऊपर आके खेलना चाहिए। गुल फिरोज़ा, मुनीबा अली बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, लेकिन कल चल नहीं पाए, उस मैच में चल नहीं पाए इंडिया के अगेंस्ट, तो ये थोड़ा डैमेजिंग पार्ट हो गया पाकिस्तान के लिए। कप्तान की दौड़, रिजवान नहीं तो फिर कौन, ये रिजवान नहीं क्यों आई बात, इस पर भी बात करेंगे। काशिफ शबीर हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट कमेंटेटर हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, हमारा रेगुलर हिस्सा है, बड़े दिन के बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे रेगुलर पैनल, रेगुलर हिस्सा डॉक्टर हफीज़ अवान, इंटरनेशनल अंपायर, क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी आज आप दोनों हजरात का। काशिफ शबीर साहब, आप इसलिए पहले बड़े दिन बाद आपने ज्वाइन किया तो पहले ज़रा सोचा आपके साथ शुरुआत करें। भाई इस मैच पे तो बात करते ही करते हैं, लड़कियों ने बड़ा अच्छा खेला पहला मैच श्रीलंका के अगेंस्ट और एक लंबे अरसे की हार की स्ट्रीक थी उसको तोड़ा और एक मैच जीता। श्रीलंका की ज़रा टीम तगड़ी थी, हम अच्छा खेल गए, 116 रन ही किए पर बॉलिंग अच्छी कर गए। फिर ये इंडिया के खिलाफ क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है हमारा कि इंडिया के अगेंस्ट हम वहीं के वहीं फंसे हुए, मैच नहीं जीतना है हमने वर्ल्ड कप में। नहीं, देखें, क्रेडिट हमें देना चाहिए ख़वातीन को, जिस तरह उन्होंने खेला। लड़कियों ने बहुत अच्छी गेम खेली और जिस तरीके से फाइट किया सबसे पहले श्रीलंका के खिलाफ, बहुत बड़ा टोटल नहीं था लेकिन उसके बावजूद उन्होंने गिव अप नहीं किया किसी एक मरहले पर भी। और जो रेगुलर विकेटें लेते गए श्रीलंकन बैट्समैन की, उसका बहुत फ़ायदा, वो बैटर्स जो हैं अपनी जो फोकस है उसको बरकरार नहीं रख सकते हो। देखिए, फॉल ऑफ विकेट जो है हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है क्रिकेट के अंदर। अगर आप रेगुलर विकेट लेते जाएंगे तो प्रेशर जो है दूसरी टीम पे पड़ता जाएगा और वही पड़ता रहा। फिर कैप्टनसी को आपको दाद देनी पड़ेगी। टाइमली जो बॉलिंग की चेंजेस थी वो बड़ी अच्छी थी। अटैकिंग फील्ड बहुत अच्छा, उन्होंने उसका फायदा उठाया और जिसकी वजह से पाकिस्तान ने वो मैच जीता। और जब एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से जब जाते हैं दूसरे मैच में, तो हम एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि इंडिया मैच हार कर आ रही है, पाकिस्तान मैच जीत कर जा रही है, तो पाकिस्तान के चांसेस लगता था कि ज्यादा हैं और पाकिस्तान मैच को ले लेगा। लेकिन शायद वो इंडिया का प्रेशर
जो कि हमेशा पाकिस्तान के ऊपर रहा है, शायद वही बैटर्स के ऊपर प्रेशर रहा। हमारी कोई एक कंसिस्टेंट पार्टनरशिप नहीं जा सकी, एक कोई अच्छा स्कोर नहीं दे सके। लेकिन अगर आप देखें ओवरऑल तो इंडिया ने ये टोटल जो है चेज किया 18 पॉइंट मेरे ख्याल है 5 हाँ जी, ओवर्स के बिल्कुल बाद। डेप्थ में ले गया था पाकिस्तान बॉलिंग की बिल्कुल वजह से। पाकिस्तान खींच गया, बॉलिंग पाकिस्तान ने फिर अच्छी की। पाकिस्तान की बॉलिंग में जो स्पिनर्स हमारे हैं वो काम कर रहे हैं, और जो स्पिनर्स हैं वो पाकिस्तान का एक लगता है जिस तरह स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना हुआ है पाकिस्तान का। फास्ट बॉलर्स उतना पेनिट्रेट नहीं कर सक रहे जिस तरह स्पिनर्स पेनिट्रेट किए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि बैटर्स को बैटिंग करने की ज्यादा जरूरत है, स्कोर को बढ़ाने की ज्यादा जरूरत है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि 112, 120, 125 ये हमारा ऐसा स्कोर हो गया कि इससे आगे हमारे पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम जाती नहीं है। तो आपको 150 बियॉन्ड जाना पड़ेगा। आगे मुकाबले आपके ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है, न्यूजीलैंड के साथ भी, बड़े टफ मुकाबले हैं। तो वहां पर अच्छा बैटर्स काशिफ, को वो अगर स्ट्रेंथन मैं देनी आपसे ये पड़ेगी। पूछूं कि गुज़िश्ता उस मैच की बात करें, पाकिस्तान अगर 150 तक ले जाता तो मेरा ख्याल है टेबल टर्न हो जाता, मुश्किल कर दिया था इंडिया के लिए। जी हाँ बिल्कुल, 150 पे तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चांसेस थे, क्योंकि इंडिया उस फ्री तरीके से नहीं खेल रहा था। और अगर 150 को इंडिया को चेस करना पड़ता, थोड़ा सा इंडिया को वो मतलब अटैकिंग गेम खेलनी पड़नी थी, और वहां पर विकेट जाया करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान के लिए निकल सकती है। जिस तरह मैंने कहा ना, बैटर्स को फोकस करना पड़ेगा। हमारी बैटिंग थोड़ी सी वीक है, वहां पर थोड़ा सा मजबूत करने की जरूरत है, ओपनर्स खास तौर पर। जब तक हमारी ओपनर्स जो हैं वो एक अच्छा मतलब आपको स्कोर नहीं देती, एक बेस नहीं बनाती, आगे जाके बैटर्स के लिए वो प्रेशर एग्जर्ट हो जाता है। वहां पर आपको विकेट भी बचानी है, आपको स्कोर भी बढ़ाना है, तो वो डबल डबल प्रेशर जो है ना, वो पाकिस्तान की टीम के लिए प्रॉब्लम कर रहा है। इसलिए अटैकिंग गेम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और विकेट बचाना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान अच्छा, के लिए। वैसे डॉक्टर साहब, अटैकिंग गेम में अगर मैं देखूं तो फातिमा शानदार, बड़ा अच्छा अटैक करती हैं फातिमा सना खुद। फिर नशरा संधू ने लास्ट में थोड़ा सा स्ट्राइक करके स्कोर को 100 से ऊपर ले गई। फातिमा थोड़ा जल्दी में थी, प्रेशर में थी, रन ज़्यादा करने थे, ओवर्स कम थे। पर मुनीबा गुलफिरोज़ा बहुत अच्छा खेलती हैं। थोड़ा सा शफलिंग ऑर्डर का बड़ा मसला है। निदा डार को भेजते हैं ऊपर, चूँकि सीनियर है, वो खड़ी भी नहीं, उन्होंने स्कोर किया, लेकिन निदा ना बाउंड्रीज लगाने वाली प्लेयर नहीं है, उसके साथ किसी को खड़ा होना पड़ेगा स्कोर कराने के लिए। आलिया रियाज का मुझे नंबर लगता है कि एडजस्टेबल होना चाहिए, उनको शायद और ऊपर भेजें, बड़ी अच्छा खेलती। बॉलिंग भी नहीं की आलिया ने। फिर स्पिनर में सादिया बहुत अच्छी है, निदा खुद बड़ी शानदार है, सारे स्पिनर्स हमारे अच्छे हैं, नशरा बड़ी अच्छी बॉलिंग है। लेकिन हमारी ना बैटिंग का प्रॉब्लम है, मुझे कंटिन्यूटी सिर्फ बैटिंग में लगती है कि जो प्रॉब्लम आ रहा है। असल में मुझे लगता है कि ये कल्चरल प्रॉब्लम है, ये सिर्फ बैटिंग प्रॉब्लम। अब खवातीन में अगर जिक्र कर रहे हैं उतना ही मैन क्या है, मेरा ख्याल हम अपने घर से ही लेके चलते हैं ये प्रॉब्लम ना, तो वहां से उनको भी मेरा ख्याल उनके कहीं रगों पे में ये बात बैठ गई है। और सेकेंडली जो शबीर भाई ने कहा ना कि इंडिया का एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जो आ गया पाकिस्तान पर, वो है। और थोड़ा सा अगर हम इसको और बाइफरकेट करके देखें भी, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के कल्चरल इश्यूज बहरहाल हैं। हमारे पास पूल छोटा है, इसीलिए हमारे पास जो लड़कियों की वो 25 से 40 के दरमियान में तादाद है, उन्हीं को प्लस माइनस करते रहते हैं। तो जैसे अब आईपीएल उन्होंने शुरू कर दी, विमेन की आईपीएल भी है, तो उनके पास पूल भी बड़ा है। फिर इंटरनेशनल एक्सपोजर इंडिया के पास बहुत ज्यादा है, कहीं ज्यादा हमसे ज्यादा। और बाकी जो कल्चरल मैंने की, वो आप समझ रहे हैं कि उस वहां इंडिया को कहीं ज्यादा एज हासिल है हमसे, हमारी निस्बत। तो हमारे पास वही है जो है कि बुनियाद पर हम खेल रहे हैं, तो उसी में छोटी मोटी रीशफलिंग करके हम या री एडजस्टमेंट करके हम काम चला रहे हैं। लेकिन वो अब हमारे पास इतनी बियॉन्ड द लिमिट जाने की गुंजाइश नहीं है शायद हमारे पास। तो इसीलिए कभी थोड़ा फातिमा नीचे आ गई, तो कभी निदा ऊपर चली गई, या नशरा ने ओपन कर लिया, या आलिया रियाज की जो है, तो हो सकता है कि वो इंजर्ड हो। बज़ाहिर इतने क्रूशल मैच में आलिया का बॉलिंग ना करना इटसेल्फ ये क्वेश्चन तो है, लेकिन अभी तक कोई खबर बाहर आई नहीं कि उन्होंने क्यों नहीं किया। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि हो सकता है कोई ऐसी इंजरी हो जिसकी वजह से बॉलिंग नहीं कर पाई। लेकिन ओवरऑल बिल्कुल ठीक है आपकी बात। अच्छा, डैमेज पता कहाँ हुआ डॉक्टर साहब? मुझे लगता है डियाना बेग होती ना, वो इंजर्ड हो गई, बड़ी एक्सीलेंट प्लेयर है। डियाना होती तो शायद थोड़ा सा और प्रेशर पड़ता। पर मैं फिर समझता हूँ कि हमें ना अब इस टैबू को तोड़ के ना 145 प्लस पे जाना पड़ेगा। आप अगर T20 में 145 प्लस कर लेते हैं तो सेफ जोन, इसलिए कि मुझे फिर कह रहा हूँ, सादिया कमाल की बॉलर है। सादिया ऑलमोस्ट फंसा लेती है अपने 4 ओवर। निदा बहुत एक्सपीरियंस्ड है, अपने 4 ओवर फंसा लेती है। फिर हमारे पास सारे, मुनीबा भी बॉलिंग करती है, नशरा बहुत अच्छी बॉलिंग करती है। तो हम बॉलिंग में मार नहीं खा रहे। अगेन हमारा प्रॉब्लम आ रहा है बैटिंग। अच्छा, गुलफिरोज़ा और मुनीबा स्कोर ना करें तो मिडिल ऑर्डर पे अचानक प्रेशर आ जाता है। ये रिजवान बाबर वाला हाल है।
एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ ना कि बिल्कुल प्रॉब्लम वहीं पे खड़ा हुआ है कि ऊपर से स्कोर नहीं होगा तो मिडिल ऑर्डर भी स्कोर नहीं कर पाती। तो फर्क सिर्फ 15 से 20 रन का ही है। यही 106 5-6 पे जो इनिंग खत्म हुई, ये 125-30 तक चली जाती तो मेरा ख्याल है कि मैच बहुत अच्छा हो जाता। 140 तो खैर बहुत ही सेफ जोन है, लेकिन इवन 130 भी बुरा स्कोर नहीं है। जिस तरह के हम देखें कि अभी तक कोई भी बड़ा स्कोर हुआ नहीं है जितने भी मैचेस हुए वुमेन क्रिकेट में, इसी के आसपास 118 115 120 के आसपास ही स्कोर हो रहा है। तो इसका मतलब है कि बाकी टीमें भी स्ट्रगल कर रही हैं यूएई में, उनसे इतनी आसानी से बैटिंग नहीं हो रही। तो थोड़ा सा पाकिस्तान को 15 से 20 रन ज्यादा डालने हैं ताकि मैच और बेहतर हो सके मेरे ख्याल में। अच्छा, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक से वापस आऊँगा, ज़रा अब मैन क्रिकेट पर बात करेंगे। और कैप्टन बहुत बड़ा मसला बन गया जी। बाबर ने कप्तानी छोड़ी है, लोग परेशान हैं कौन कप्तान होगा। रोज़ कोई ना कोई नाम प्लांट कर दिया जाता है, पीसीबी हो, कोई भी ज़राए हों, किसी के भी कोई ज़राए हों, मीडिया में एक नाम आ जाता है कि कभी सलमान अली आगा का नाम उछल रहा होता है, कभी सऊद शकील का नाम आ रहा होता है, कभी हारिस का नाम आ रहा होता है, कभी किसी का नाम। हारिस का नाम शायद इसलिए भी लोग तुक्के की बुनियाद पे ले रहे हो क्योंकि हारिस को ए का मुसलसल कप्तान रखा जा रहा है। अभी इमर्जिंग एशिया कप हो रहा है ओमान में, और उसके लिए भी हारिस पाकिस्तान को लीड करने जा रहे हैं। अभी उनकी शादी भी हुई है, शादी की भी मुबारकबाद देते हैं उन्हें, और कप्तान ज़ाहिर है वो मुसलसल लीड कर रहे हैं। शायद उन्हें तैयार किया जा रहा है, अच्छी बात है। अगर वो अच्छा कप्तान है तो ग्रूम करें उसको। हम तो कहते हैं कि ग्रूम करके कैप्टन लाएं, ना कि टीम के अंदर से कप्तान बना के ग्रूम करें। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा, मेन क्रिकेट अच्छा खेल रही है आज पाकिस्तान की टीम, और अभी दिन का अख्ताम तो मुझे लगता है कि 300-350 रन पर होना चाहिए, इस पे प्लस पे होना चाहिए 350। लेकिन बहरहाल आज के दिन को अगर मैं देखूं तो पहले 50 ओवर में 230 रन बहुत अच्छा स्कोर है। हम पहले 50 ओवरों में 100-150 के बीच फंसे रहे हैं बहुत लंबा अरसा, और इसमें मैं क्रेडिट दूंगा शान मसूद को, उसके ब्रिलियंट नॉक को, कि 100 के स्ट्राइक रेट से शान मसूद खेला, और 100 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने उन 50 ओवर में जो कमाल का काम किया, उसमें उन्होंने 11 चौके भी मार दिए, 2 छक्के भी मार दिए। अब्दुल्ला शफीक ने उनका साथ दिया। थोड़ा स्लो, ठीक है, एक तेज़ खेलता है, एक थोड़ा स्लो खेलता है, क्योंकि बेसबॉल क्रिकेट खेलने आए हैं और वो वही खेलेंगे, वो उससे बाज नहीं आएंगे, वो बेसबॉल से बाज नहीं आते। क्यों जी काशिफ शबीर साहब, उन्होंने बेसबॉल से बाज नहीं आना, उन्होंने खेलनी है तेज़ क्रिकेट। और अच्छा ये लगा मुझे कि पहले 50 ओवर का इस्तेमाल बहुत अच्छा हुआ। 2 सेशंस में 230 रन करना, ये एक बड़ा सेफ जोन हो जाता है। लगता है कि यार बड़ा स्कोर हो जाएगा। सबसे ज़रूरी बात समझने की ये है कि पाकिस्तान की टीम 2 मैचेस की सीरीज हार कर बांग्लादेश से होम सीरीज खेलने आई है इंग्लैंड के साथ। एक वो प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर डेफिनेटली था, और उस प्रेशर के बावजूद कैप्टन को इस तरीके का नॉक खेलना, पाकिस्तानी टीम का इस तरीके से कमबैक करना। अब्दुल्ला शफीक जो कि एक नाकाम बैट्समैन थे, और लग ऐसा रहा था शायद इस सीरीज में उनकी जगह बननी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद उनका कमबैक करना, और शान मसूद का इतनी पॉजिटिव क्रिकेट खेलना, मेरा ख्याल है ये क्रेडिट जो है ना सिर्फ टीम को जाता है, टीम कैप्टन को जाता है, बल्कि पूरी मैनेजमेंट को जाता है कि उन्होंने उस प्रेशर के बावजूद ऐसी क्रिकेट खेली। जहां तक रहा बैस क्रिकेट का सवाल, तो डेफिनेटली वो ऐसे बेसबॉल जरूर खेलेंगे इंग्लैंड के, वो बाज नहीं आएंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाज नहीं आए तो हमारे खिलाफ कैसे वो बाज आएंगे। तो पाकिस्तान के लिए उस चीज को आगे लेकर जाना, और पाकिस्तान ने भी अच्छी क्रिकेट खेली। 4.5 का रन रेट मेंटेन करना टेस्ट क्रिकेट में, मैं समझ एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा पाकिस्तान को, एक अच्छा टोटल बनाकर देना पड़ेगा पहली इनिंग में, तभी आप उन पे प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जो बॉलिंग है, मुझे नहीं लग रहा कि हमारी बॉलिंग में वो पेनिट्रेशन है जो पाकिस्तान की एक ज़माने में होती थी। शाहीन शाह अफरीदी की वो उस तरह की पेनिट्रेशन नहीं होगी पुरानी गेंद के साथ। शुरू के ओवर्स में नसीम शाह, ठीक है, हाँ, वो इफेक्टिव होगा, शुरू के ओवर में नसीम शाह इफेक्टिव होगा। इसलिए एनीथिंग बियॉन्ड 500-550 पाकिस्तान कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है ऑन इंग्लैंड। हमारे स्पिन में वो पेनिट्रेशन बिल्कुल नहीं है। इब्रार, मैं नहीं समझता कि किसी तरह भी इब्रार जो है वो इतना इफेक्टिव होगा कि इंग्लैंड के बैट्समैन को वो डिस्टर्ब कर सके। इंग्लैंड की बैटिंग बहुत डीप डाउन जाती है, लेकिन आमिर जमाल के आने से पाकिस्तान की बैटिंग भी बहुत डीप हो गई है। तो मैं समझता हूं कि वो प्रेशर जो है वो ऊपर के दोनों बैटर्स ने ले ली है। अब पाकिस्तान को थोड़ा और अटैक करके थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा, जल्दी स्कोर करना पड़ेगा, ताकि बॉलर्स को पूरा मौका मिल सके वो पेनिट्रेट करें इंग्लैंड की बैटिंग लाइन के अंदर। काशिफ शबीर साहब, ये बताएं 363
ये स्कोर कैसा है और कोई एक बैट्समैन अगर इस सीरीज में करे तो कौन हो सकता है? 363 टीम का टोटल तो अच्छा नहीं, टोटल है। टीम का टोटल नहीं, किसी एक बैट्समैन का अगर इस सीरीज में हो, कौन हो सकता है वो? देखें, दुनिया तो कहेगी बाबर आजम ही होगा जो स्कोर करेगा। लेकिन शान मसूद ने जिस तरीके से स्टार्ट लिया, देखें शान मसूद का एज क्या है कि वो स्ट्राइक रेट को तेज लेकर जा रहा है, जिसकी वजह से उसका चांस है कि वो अच्छा स्कोर कर सकता है। लेकिन कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। शान मसूद को हमने पिछली सीरीज में भी देखा है, पहले भी देखा है कि वो स्कोर करते हैं लेकिन वन टाइम स्कोर कर लेते हैं, फिर उनकी कंसिस्टेंसी जो है वो मिस हो जाती है। इससे कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। एक ही बैटर आपके पास है जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता है, वो है बाबर आजम, या सेकंड नंबर पे रिजवान है। तो अब देखें जो स्कोर इस वक्त हमारा हो चुका हुआ है, इसके आगे तेज खेलने की जरूरत है, मजीद तेज खेलने की जरूरत है और थोड़ा न डर होकर खेलने की जरूरत है, क्योंकि मुश्किल काम आपने कर लिया, आपने विकेट भी बचा लिया, आपने स्कोर भी कर दिया। इससे ज्यादा स्कोर करने की जरूरत है ताकि पूरा टाइम मिले आपको। प्लान पाकिस्तान ये करके चले कि हमने एक दफा बैट करना है और 2 दफा इंग्लैंड को बैटिंग करवानी है। तो यार ये तो हमने बांग्लादेश के खिलाफ भी सोचा था, 450 रन कर दिए थे डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, ये 363 आपका सोशल मीडिया पर बड़ा ही को वावेला मचा हुआ है, इसलिए मैंने ये सवाल काशिफ शबीर साहब से किया। आपने कहा बाबर आजम 363 रन करेंगे सीरीज में, तो व्हाई नॉट शान, व्हाई नॉट रिजवान, बाबर क्यों? शबीर भाई अल्लाह भला करे आपका, आपने मेरा भ्रम रख लिया कि आपने उसी बैटर का नाम लिया जिसका मैंने नाम लिया था शायद ट्विटर को देखे बगैर। इससे ये तो साबित होता है कि हाँ, लोग वाकई पॉजिटिव क्रिकेट देखते हैं, पॉजिटिव चीजों को ही हाईलाइट नहीं नहीं, इससे ये साबित होता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन शबीर भाई की कॉन्फ्रेंस से मुझे नजर आया कि इन्होंने कम से कम वो ट्वीट नहीं देखा हुआ था। हाँ, लेकिन उसके बाद मैंने नहीं देखा हुआ था। नहीं देखा काशिफ भाई ने। मैंने नहीं देखा हुआ। देखिए मैंने अनबायस्ड ओपिनियन दिया है, अनबायस्ड ओपिनियन है। इसका मतलब है कि हम एक ही पेज पर हैं, समझ गए ना आप? ये बड़ा भाई तो, ये खतरनाक है, एक पेज पे होना बड़ा खतरनाक है भाई। अच्छा डॉक्टर साहब, स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है। हाँ अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, एक तो बाबर आजम चलें, ये तो एक बिल्कुल एक हमने लाइटर साइड पे बात कर ली। हमारा शुरुआत ना बांग्लादेश के अगेंस्ट भी बहुत अच्छा स्कोर हुआ था, ओपन हमसे नहीं हो पाई, फिर उसमें मिडल ऑर्डर पे रिजवान बहुत अच्छा खेल गया, बॉटम में आके कुछ शान उसमें एडअप कर गया, करते कराते स्कोर हमारा 440 रन हो गया। ये 450 के बाद भी हम वो मैच हारे। आज के मैच में इंग्लैंड की बॉलिंग साइड बिट वीकर लग रही है मुझे। इसमें सर कोई शक नहीं कि अगर बांग्लादेश से हम हारे तो उसकी वजह हमारा ओवर कॉन्फिडेंस था। 450 पे डिक्लेरेशन को मैं ब्लेम बिल्कुल नहीं करता। अगर 450 करने के बाद आप मैच हारते हैं, 26 रन पर 6 विकेट लेने के बाद आप मैच हारते हैं, तो उसमें गड़बड़ कहीं और है। आप ये नहीं कह सकते कि डिक्लेरेशन गलत टाइम पे। अच्छा डॉक्टर साहब माजरत, एक छोटा सा आपको यार रोकना होगा, एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा फौरन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी डॉक्टर साहब, प्लीज बात अपनी कंटिन्यू कीजिएगा। जी, इससे ये साबित होता है अरसलान भाई कि पाकिस्तान अब डिक्लेयर तो नहीं करेगा, जितने मर्जी रन कर ले, 700-800 भी कर लिया ना तो डिक्लेयर नहीं करेगा। डर गए, उस खौफ से बाहर। और बाकी रही बात कि पाकिस्तान अगर बांग्लादेश से 2 मैच हारा है होम सीरीज में, नो डाउट हारा है और बुरी शिकस्त है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, तो साथ इंग्लैंड भी आखिरी टेस्ट श्रीलंका से होम में हार के आया हुआ है, तो वो भी कहीं ना कहीं लो एंड पे है थोड़ा बहुत। तो और साथ साथ उसके अलावा उनके ज़ाहिर मेन बॉलर्स, जिमी तो खैर वैसे रिटायर हो गया, उसके अलावा ओली रॉबिन्सन भी नहीं है, मार्क वुड नहीं है, तो उनमें वो बॉलिंग में वो काट नजर नहीं आती। और बाकी रही शोएब बशीर की बात भी अगर करेंगे तो शोएब बशीर को टेस्ट में कुकाबुरा से अब बाल करना पड़ रही है। इससे पहले वो अगर इंडिया में थे तो वो एसजी से खेल रहे थे, या अपने अगर खेल रहे थे तो डूक से खेल रहे थे, तो यहाँ उनको मुश्किल पेश आएगी। और ये बहुत डिफरेंट कंडीशन है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा चार्ज भी उसी को किया, शोएब बशीर को। हाँ। तो इससे ये लग रहा है कि पाकिस्तान एक पूरी इंटेंशन के साथ पूरा होमवर्क करके आया है, जो कहीं ना कहीं वो एलिमेंट हमने बांग्लादेश के खिलाफ मिस किया था, शायद अगेन ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। और रही बाकी बात शान मसूद की, तो खेली थी ऑस्ट्रेलिया में, बुरी क्रिकेट नहीं खेली थी। वो मैच इधर और उधर हो सकते थे, आपको बड़ी अच्छी तरह याद होगा, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है।
ऐसे हम थोड़े थोड़े वक्फे के साथ वो मैच हार गया, थोड़ी थोड़ी जगह से। कहीं पाकिस्तान मैच जीत जाता, वो सीरीज ऑस्ट्रेलिया की जीत जाते तो एक हिस्ट्री हो जाती और आज शान मसूद सबसे बड़े कैप्टन बनकर सामने आ जाते। तो हाँ, उन्होंने क्लिक जो किया कि 50 किए, 40-50 अपने किए और वहां पे कहीं वो आउट होकर चले गए, गैर जरूरी थ्रो करके चले गए विकेट, बेसबॉल खेलते हुए। तो बेसबॉल ने ही उनको आगे भी लेके आए। तो बेसबॉल, ये तो उसमें तो कोई शक नहीं कि अब इंग्लैंड भी 2 साल से जहां अच्छा खेल रहा था वहां बेसबॉल में थोड़ा स्ट्रगल भी कर रहा है। तो सो ये किसी की इजारादारी तो है नहीं कि इंग्लैंड ने शुरू किया तो इंग्लैंड ही खेलेगा। फास्ट बॉलिंग वेस्ट इंडीज ने शुरू की तो आज वेस्ट इंडीज का नाम ही नहीं है फास्ट बॉलिंग में। पाकिस्तान ने रिवर्स स्विंग शुरू की, पाकिस्तान खुद स्ट्रगल कर रहा है इसमें, क्योंकि हम मीर हमजा को तो खिलाएंगे। उसकी वजह यह है कि हमारा जो अफरीदी है दैट इज समथिंग बियॉन्ड। बेशक वो 125 पे गेंद करे, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं होगा और वो उसके अलावा बॉल भी वही प्ले करेगा, क्योंकि सबसे पहले ओपन अटैक पे वही करेगा बॉल। बिकॉज मीर हमजा ने पिछले 2 साल से में सबसे अच्छी बॉलिंग की है पाकिस्तान की तरफ से, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे बांग्लादेश की हारने वाली सीरीज हो। लेकिन इसके बावजूद हमने उसको फिर इस टेस्ट में नहीं रखा। ये वो वीकर पॉइंट है पाकिस्तान की तरफ से। और जहां रही बात कि इंग्लैंड को तो आप सिर्फ एक डिसएडवांटेज दे रहे हैं कि उनकी बॉलिंग आपको डिप्लीटेड लगती है कहीं ना कहीं। पाकिस्तान के पास ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अगर बैटिंग तो हमारी वैसी इस दफा अगर अभी तो कर गई क्लिक अल्हम्दुलिल्लाह सो फार, पहले दिन के हिसाब से अगर देखा जाए। लेकिन अगर लेटर देखा जाए तो हमारी स्पिन में मसला, हमारी फास्ट ज्यादा मसला पैदा कर रही है। जो इंडिया क्लिक कर रहा है ना काम, वो है कि ऊपर से उनको बुमराह 1 या 2 विकेट्स लेके दे देता है, फिर उसके बाद बाकी जो मलबा है वो उधर से खब्बे भाई जो है रविंद्र जडेजा और दूसरे ऐश्वर्य राइट आर्म, वो दोनों पकड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि जैक लीच और शोएब बशीर दोनों मिलकर वो काम नहीं कर पा रहे। दिस इज टोटली अ डिफरेंट बॉल गेम। और आखिरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि इंग्लैंड को अब पता चला होगा कि होम कंडीशंस क्या होती हैं जब 36 के टेम्परेचर में मुल्तान में आपको मैच खेलना पड़े। ये ब्रिस्टल नहीं है, कार्डिफ नहीं है, मुल्तान है। वेलकम टू मुल्तान। हूं पता लगा काशिफ भाई। अच्छा ये काशिफ भाई, ये जो हम ना बॉलिंग पे इसलिए बात कर रहे हैं कि स्कोर हम कर रहे हैं, ये नहीं मैं कह रहा कि यार बॉलिंग ठीक है, गस एटकिंसन भी सीनियर प्लेयर है, फिर उसके बाद क्रिस भी सीनियर प्लेयर है, लेकिन ना थोड़ा सा बॉलिंग में स्ट्रगल ज़रूर होगी, क्योंकि ना तो राशिद बॉलिंग कर रहा है ना मोइन बॉलिंग कर रहा है। ज़रा एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स थे, नए बॉलर हैं। शोएब बशीर भी बॉलिंग कर रहा है, जैक लीच अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन शोएब को वो लोग चार्ज कर रहे हैं क्योंकि वो सीधा पड़ रहा है। हमारे पास एक अबरार है और पार्ट टाइम आगा है, सलमान अली आगा है। बाकी हम सारे का सारा रिलाय पेस बैटरी पे कर रहे हैं। आप अगर आप बांग्लादेश की सीरीज उठा के देखें तो वहां सबसे ज्यादा विकेट्स आपके फास्ट बॉलर्स में किसने ली थी? खुरम शहजाद ने। अब वो खुरम शहजाद किधर है? वो नजर नहीं आ रहा। मीर हमजा ठीक है, वो मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ ना, पाकिस्तान को मैं इसीलिए तो आपसे कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को वहां पर प्रॉब्लम होगी ना खुरम शहजाद के ना होने की वजह से। दूसरा, मीर हमजा को हमने वैसे इंक्लूड नहीं किया। स्पिन में आप कहते हैं कि इब्रार आपका स्पिनर है, उससे यहाँ इस विकेट पे इब्रार से स्पिन नहीं होनी। इब्रार मिस्ट्री बॉलर है। मिस्ट्री बॉलर आपका T20 में शायद चल जाता है, टेस्ट में मिस्ट्री बॉलर का चलना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। आप देखिएगा सलमान अली आगा ज्यादा इफेक्टिव होगा एज कम्पेयर टू इब्रार। तो पाकिस्तान की बॉलिंग में बहुत ज्यादा वीकनेस है। पाकिस्तान को वहां पर फोकस करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कैसे कंट्रोल करे। इसे मैं आपसे कह रहा हूं कि थोड़ा सा ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा पाकिस्तान को। बियॉन्ड 550 पाकिस्तान को जाना पड़ेगा इंग्लैंड पे प्रेशर क्रिएट करने के लिए, क्योंकि इंग्लिश जो बैटिंग है उनमें स्ट्रेंथ भी है, एक्सपीरियंस भी है और वो पाकिस्तान की कंडीशन में बहुत कामयाब पहले होकर उसकी वजह ये है ना, देखें आप अगर पहले हम स्टार्ट के ओवर्स में ही देख लें, 54 ओवर में 250 रन कर गए, अच्छा खेल रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक की सेंचुरी हो जाती है, शान मसूद अपने स्कोर में पहले के जो 55 ओवर की बात कर रहा हूँ उसमें 137 कर जाता, अच्छा जा रहे हैं। हमें स्कोर 550 तक ले जाना है। चलिए मैं जरा बॉलिंग पे आपसे फिर करूंगा बात। काशिफ भाई, कैप्टन किसको देख रहे हैं वनडे का कप्तान? फिर जरा डॉक्टर साहब से लास्ट में इस पे लाजमी लेंगे बात। वनडे का कप्तान मेरे ख्याल में रिजवान को कैप्टन होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, पर ये जो नाम आ रहे हैं सलमान अली आगा, हारिस और भी नाम, सऊद शकील, नहीं ये सारे गलत नाम आ रहे हैं। देखें सऊद शकील तो हमारा वाइट बॉल का परमानेंट प्लेयर ही नहीं है। सलमान अली आगा बिल्कुल ठीक है लेकिन इतना उसको एक्सपीरियंस नहीं है। उसके बाद हारिस की जगह ही नहीं बनती वाइट बॉल के अंदर। और आपने PSL आपने PSL में आपने देख लिया कि
रिजवान ने आपको डिलीवर करके दिया है। रिजवान ने अपनी टीम को मुल्तान सुल्तान्स को जितवाया भी है, कैप्टनसी उन्होंने अच्छी की है। तो मेरा ठीक ख्याल है है। मौका रिजवान को मिलना चाहिए। कंसिस्टेंट प्लेयर है और थोड़ा एग्रेसिव प्लेयर है। जो एग्रेशन चाहिए होती है आपको वाइट बॉल के अंदर, वो एग्रेशन यानी रिजवान के अंदर है। कप्तानी तो के मेरे सारे हिसाब मसाले से मौजूद हैं, कप्तानी के मेरा सारे ख्याल मसाले में मेरे मौजूद ख्याल में फिर अपने कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी चाहिए। एक ट्रायल एंड टेस्टेड कप्तान को लेकर आना चाहिए, बजाय से कि फिर आप एक नए को ट्राई ठीक हो करें गया। जिसकी जगह ना बनती हो, फिर प्रॉब्लम बनेगा। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं सर, ये जो नाम बाकी आ रहे हैं इनका क्या करें? नहीं, ये बाकी नाम तो खैर मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई भी इतनी जान है। मैं शबीर भाई से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। ना ही तो वो तो खैर मटेरियल ही नहीं है इंटरनेशनल। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, हाकम बदहन वो अपने जो हारिस भाई हैं उनको हम मुसलसल कप्तानी सर करवा अभी रहे हैं। इमर्जिंग एशिया कप का दोबारा कप्तान बना के भेज रहे हैं। सर इमर्जिंग से लेके शाहीन से लेके ए से लेके जिसका मर्जी कप्तान बना दें, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। आप अभी अपने लोकल चैंपियंस कप पे भी आपने कप्तान रखा था उसको, इससे फर्क नहीं पड़ने का। उसकी टीम ने क्या परफॉर्म किया, कुछ नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि उनकी जगह बन रही है। बाकी रही बात के किसको होना चाहिए, ये तो खैर बोर्ड का काम है। लेकिन हमारा जो है कि काम जो आगा भाई हैं उनकी भी अभी बहुत लो पे है। मेरा नहीं ख्याल कि उनकी इतनी जगह है कि वो टीम में आ जाए पूरे मुकम्मल तौर पर, फिर कप्तान भी बन जाए। आई डोंट थिंक सो कि उनकी जगह भी है। बाकी रही बात के रिजवान जो है ना निकलते हुआ रहे, मैं पर्सनली इसके फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि वो भी लॉबी का हिस्सा है रहे हैं और अभी भी अगर बोर्ड को उन पर एतराजात है तो वही है कि वो ब्लंट है, टू ब्लंट है। वही फखर जमान के साथ मसला है जो उन्होंने पहले कह चुके हैं वो ऑलरेडी अपने कनेक्शन कैंप में। तो ठीक मुझे है। तो मैं तो कहता हूँ एक ही कप्तान होना चाहिए सर, ऑल फॉर्मेट्स का। चले कुछ नाम थे तो मैंने कहा डिस्कशन कर लें। एक तो फ़खर का नाम था इसमें रेस में, एक हारिस का नाम था, एक सलमान अली आगा का नाम था। जो फाइनल रेस की जो खबरें आ रही थी उसमें रिजवान ने कुछ स्टांस शो किया था कि आज से पहले जो कप्तानों के साथ किया गया मैं वो फेस नहीं करना चाहता। अच्छी बात थी। चलें इस पर कल फिर बात हो जाएगी। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। डॉक्टर हफीज़ साहब, काशिफ शबीर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। कल फिर होती है आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।